तेजस क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे इटली का एकीकरण कब हुआ था और इटली के एकीकरण में किन किन व्यक्तियों का योगदान था। अब आगे देखते हैं। नेपल्स की क्रांति। नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न आएगा नेपल्स की क्रांति कब हुआ था। तो नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुआ था। तो प्रश्न आएगा नेपल्स की क्रांति कब हुआ था। तो नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद आगे देखते हैं टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। प्रश्न आएगा टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। इसके बाद आगे देखते हैं स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था। तो स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन लुई फिलिप ने किया था। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन लुई फिलिप ने किया था। इसके बाद आगे देखते हैं हंगरी की राजधानी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। प्रश्न आएगा हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। इसके बाद आगे देखते हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। इसके बाद आगे देखते हैं इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन ने यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में शहीद हो गया। प्रश्न आएगा लॉर्ड बायरन किस देश का कवि था। तो लॉर्ड बायरन इंग्लैंड का कवि था। लॉर्ड बायरन इंग्लैंड का कवि था। इसके बाद आगे देखते हैं गैरीवाल्डी। गैरीवाल्डी का मृत्यु 1862 ईस्वी में हुआ था। गैरीवाल्डी का मृत्यु 1862 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न आएगा गैरीवाल्डी का मृत्यु कब हुआ था। तो गैरीवाल्डी का मृत्यु 1862 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद आगे देखते हैं बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। प्रश्न आएगा बिस्मार्क को सबसे अधिक भय कौन से देश से था। तो बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस देश से था। इसके बाद आगे देखते हैं नेपोलियन का जन्म। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप में हुआ था। प्रश्न आएगा नेपोलियन का जन्म कब हुआ था। तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप में हुआ था। इसके बाद आगे देखते हैं नेपोलियन के पिता का नाम क्या था। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था। तो नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था।
नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। इसके बाद हम लोग अति लघु प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है अति लघु का, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसके द्वारा किसी भौगोलिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता स्थापित होता है या अपने देश या राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखना ही राष्ट्रवाद होता है। तो पहला प्रश्न था राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसके द्वारा भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता स्थापित होता है या अपने देश या राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखना ही राष्ट्रवाद होता है। चलिए पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। मेजनी कौन था। तो मेजनी कौन था। दूसरा प्रश्न है मेजनी कौन था। तो पिछले वीडियो में हम लोग मेजनी के बारे में कुछ पढ़े थे। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, जिसने 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था। तो दूसरा प्रश्न भी, इसका भी उत्तर हो गया। अब देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न का। तीसरा प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। तो जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला बाधाएं, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य तथा इन राज्यों में राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक विषमताएं। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। तो दूसरा बाधा था राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। तीसरा देखते हैं ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। तो प्रश्न आएगा जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी। पहला बाधाएं था लगभग 300 छोटे बड़े राज्य और उन राज्यों में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषमताएं। दूसरा बाधा था ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। और तीसरा बाधा हो जाएगा राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, मेटरनिक युग क्या है। चौथा प्रश्न है मेटरनिक युग क्या है। तो मेटरनिक युग क्या है, तो इसका उत्तर देखते हैं। मेटरनिच ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिसने 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक शासन किया और उसने अपने शासन काल के दौरान यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए इनके शासन काल के समय को मेटरनिक युग कहा गया या मेटरनिक युग कहते हैं। तो चौथा प्रश्न है मेटरनिक युग क्या है। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिसने 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक शासन किया
और उसने अपने शासनकाल के दौरान यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उसके शासनकाल के समय को मेटरनिक युग कहते हैं। इसके बाद इसमें अति लघु प्रश्न 4 ही है। इसके बाद लघु का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। पहला प्रश्न है 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो उत्तर इसका होगा 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण, लुई फिलिप ने 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरोध था। तो पहला कारण हो जाएगा, लुई फिलिप ने 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो किसी भी तरह का वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरोध था। अब दूसरा कारण में देखेंगे। दूसरा कारण में हो जाएगा, लुई फिलिप अपने शासन कार्यों के लिए अमीर लोगों को साथ रखना पसंद करता था, जिसे शासन के कार्यों में कोई रुचि नहीं होती थी। तो दूसरा कारण हो जाएगा, लुई फिलिप अपने शासन कार्यों के लिए अमीर लोगों को साथ रखना पसंद करता था, जिसे शासन कार्य में कोई भी रुचि नहीं होती थी। तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा कारण में होगा, इनके शासनकाल में भूखमरी एवं बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने से लोग जगह जगह विरोध करने लगे। इस प्रकार से 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण लुई फिलिप और गीजो था। तो तीसरा कारण हो जाएगा, इनके शासनकाल में भूखमरी एवं बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने से लोग जगह जगह विरोध करने लगे। इस प्रकार से 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण लुई फिलिप और गीजो था।